Welcome back, my friends. Today we start a new topic. That's name is Bohr's theory for hydrogen-like atoms. देखिए, अगर आप आर्टिकल डालना चाहते हैं, हेडिंग नोट करना चाहें तो लिख लीजिए बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। देखिए, एक वर्ड आया यहां पर, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन तो खुद है भी उसमें, और कौन ऐसा हो सकता है जो हाइड्रोजन लाइक है? तो हाइड्रोजन की क्या खास बात है, जरा बात करते हैं। एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है इसका एक न्यूक्लियस है अपना, और फर्स्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। यही तो होता है हाइड्रोजन में। और न्यूक्लियस के पास जनरली प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के लिए हमारा प्रोटियम से मतलब है। इसकी रेडियस कुछ ले सकते हो आप, मास ले सकते हो, वेलोसिटी ले सकते हो, जो इमेजिनेशन हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। ये हाइड्रोजन की बात की मैंने, किसकी? अब हाइड्रोजन लाइक की अगर बात करूं, देखो हाइड्रोजन तो खुद हाइड्रोजन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। हीलियम के पास आउटर मोस्ट सेल में, या यूं कहें फर्स्ट ऑर्बिट ही होता है, उसका भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में? 2। एनी हाउ, इसकी तो टेंशन नहीं लेने की कैसे। एनी हाउ अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो उसकी शक्ल इससे मैच होगी कि नहीं होगी, बताओ? हाइड्रोजन लाइक का हमारा मतलब ही इसी बात से, देखो खुद हाइड्रोजन या फिर हीलियम प्लस या फिर लिथियम प्लस प्लस, इस तरह के जो एटम्स होंगे उनके लिए बोर्स ने एक थ्योरी डिस्कस की है, थ्योरी प्रोड्यूस की है, उसको हमें समझना है। तो ठीक है, हम लोग रेडियस, वेलोसिटी, ऐसे कुछ फैक्टर्स के लिए फार्मूला डेवलप करने वाले हैं। देखो जरा, आप तो ये जानते होगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट करेगा तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? अगर ये मान लीजिए सैटेलाइट होता, अर्थ के अराउंड मूव करेगा, तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो मिलता है G_m_r², वही mv²r बन जाता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, इसलिए वो रिवॉल्व कर पा रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां कौन सा फोर्स होगा? यहां होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस है। अभी हम हाइड्रोजन लाइक की तो बात करेंगे, बट हमने अभी फिलहाल लेट कर लिया एटॉमिक नंबर Z। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो क्या कहोगे आप? प्लस Z ही नहीं होगा, बताओ? ये Q1 का काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, बताओ? और Q2 क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन है, बोलो भैया। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, बीच का सेपरेशन R है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कि नहीं होगा, बताओ? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तभी तो सर्कुलर मूवमेंट हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताओ भाई? तो हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स is obtained from electrostatic force। इस बात से तो आप एग्री हो ही रहे होंगे मेरी। सेंट्रीपिटल, चलो मास हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी भी ले ली, और जो रेडियस उसके अराउंड घूम रहा है वो r ले ली। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बना, और ये होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह आप Ze लिख लो, और Q2 की जगह पर E लिख लो, और सेपरेशन का जो r² है वो रख लो। हम एक्चुअल में रेडियस की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो बात है। अच्छा, यहां से एक पॉइंट लिख लिया मैंने, जो सॉल्व करके वो निकाला mv², एक r कैंसिल कर दिया, तो 1/4πε0 Ze²/r इक्वेशन 1। इतना समझ में आया मैटर कि नहीं, बताओ? कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिकल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, एक बात बताओ, नील बोर्स ने क्या कहा था? कहीं भी इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा क्या? आवारा है वो, चक्कर तो लगा रहा है किसी के करके, लेकिन ये नहीं कि कहीं भी चक्कर लगाएगा। उसकी अपनी पोजीशन है, एक अपनी औकात है, उसकी एक स्टेटस बना रखा है। वो सिर्फ उन रेडियसेस में, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h/2π होता है। पढ़ा है तो ये बात बोर्स मॉडल में, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल।
तो हम कहेंगे फॉर एनी ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का मतलब हमारा स्टेबल ऑर्बिट से है, MVR जो होता है वो इक्वल होता है NH/2π। इस वाली इक्वेशन को हम इस वाले के साथ इंट्रोड्यूस या मैनेज करना चाहेंगे। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम निकाल देते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यहां mv स्क्वायर है ही मेरे पास, यहां भी mv स्क्वायर टाइप का आ गया, इनको डिवाइड कर दोगे तो वेलोसिटी एलिमिनेट हो जाएगी। एक्चुअल में ये मैंने इसलिए किया ऐसा। तो हम इक्वेशन इन दोनों को आपस में यूज कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन, या इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 लिख लो, फ्रॉम के हटाओ, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 जरा ध्यान देना। m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बाई mv स्क्वायर, यहां n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर है, और वहां पर हमारे पास z स्क्वायर बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r है कि नहीं बताओ। कुछ जो कैंसिल हो रहे हैं उनको काट डालो, एक m बचेगा, यहां देखो ध्यान देना, m r स्क्वायर बचेगा इधर, उधर ये सबसे ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4π एप्सिलॉन नॉट r बाई 4π स्क्वायर z स्क्वायर। चलो यहां भी काट डालो जो कुछ कट रहा हो, पहले तो दोनों तरफ से एक r कैंसिल कर लो, n स्क्वायर h स्क्वायर, 4 कैंसिल हुआ, सिंगल पाई कैंसिल हुआ, r तो कैंसिल ही हो चुका है दोनों तरफ से एक एक, तो n स्क्वायर h स्क्वायर और क्या बचा एप्सिलॉन नॉट बाई पाई जेड ई स्क्वायर, m और उधर ले जाओ, तो r का जो मैग्नीट्यूड बना हुआ है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m जेड ई स्क्वायर। ध्यान से देखो जरा, क्या ये मैटर समझ में आया आपको कि नहीं बताओ। ये रेडियस निकल आती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम यहां से, ठीक है। अब सुनना जरा इस जगह पर हम एक और बात करेंगे कि कुछ चीजें कांस्टेंट हैं। देखो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की, भी कांस्टेंट है, पाई क्या है 3.14 वो भी कांस्टेंट है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट, और किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए z भी कांस्टेंट है, ऑल कांस्टेंट। तो हम ये कह सकेंगे कि रेडियस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो n स्क्वायर, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है 1 2 3 4 5, इंटीग्रल भी कह सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो रेडियस है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर सभी जितने भी आपके ऑर्बिट होंगे k l m n, नहीं बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, फर्स्ट को क्या कहते हो k, हमने 1 दे दिया उसको नाम, l को 2 दे दिया, तो इनका जो रेशियो होगा रेडियसेस का अगर देखा जाए तो किस रेशियो में होगा पता, 1 का स्क्वायर फर्स्ट रेडियस हो गई ना, is to 4 is to, यानी जो रेडियसेस होती हैं ऑर्बिट्स की, स्टेबल ऑर्बिट्स कहां मिलते हैं ये पता करने के लिए फॉर्मूला बनाइए। अब यहां बात आती है बोर्स रेडियस की, किसकी आती है, ये तो बात हो गई जनरल। अब हम बोर्स रेडियस की बात कर रहे हैं, जरा सुनना। बोर्स रेडियस R1 है, वो भी हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, अगर इसी फॉर्मूले को उठा लें, यही फॉर्मूला दोबारा ले रहा हूं मैं, देखो ये यही लिखा रहने तो ना लो, वही वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। तो हम बोर्स रेडियस की बात करें, फॉर दिस n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट को बोर्स ऑर्बिट कहेंगे। और हाइड्रोजन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो फॉर हाइड्रोजन z कितना होता है 1। चलो ये वैल्यूज रख दो यहां पर, तो r देखो क्या बना R1, यानी कि क्या बच रहा है यहां भैया, देखो सब लोग
n1 हो गया, z1 हो गया, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर। देखो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये तो एकदम परफेक्ट कांस्टेंट है, चाहे जिस एटम की बात करो, चाहे जिस मॉलिक्यूल की बात करो, चाहे जिस न्यूक्लियाई की बात करो। बोलो भाई, ये चीजें कुछ ऐसी नहीं जो वेरी करे इसमें। मास तो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास एक ही जैसा होता है, एक ही मास का होता है, ऐसा तो नहीं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हल्का होता हो और नाइट्रोजन का थोड़ा भारी होता हो, काफी के मोटा हो गया हो, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑल आर कांस्टेंट्स। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा h की वैल्यू कितनी, 10 टू पावर एप्सिलॉन नॉट। बोलो बोलो, क्या बात है। पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। अब बात आती है इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसका डिवीजन उसमें, पावर इसमें, तो ये आएगा तुम्हारा, ये देखो मेरी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन है, तुम लोग अपना आराम से कर लेना। तो इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे, 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या लिख देंगे आप कैलकुलेशन अपनी अपनी स्पीड है, अपना तो मैनेज कर लो अपने हिसाब से, हमने बता दिया ये आएगा। इतने एंगस्ट्रॉम बोर्स रेडियस अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी, इसी के बिहाफ पर हम आगे की रेडियस अपने आप बता देंगे। कैसे, सिमिलरली ऐसे ही हम निकाल सकते हैं R2, क्या होगा 4 टाइम्स, क्या होगा इसका 4 टाइम्स नहीं होगा, बताओ। अब मल्टीप्लाई तो हम ना करने वाले तुम्हारे लिए। अगला रेडियस कितना होगा, चाहे जितने करते चले जाओ तुम। कभी अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो पूरी कहानी नहीं पढ़ने लगना, नहीं फार्मूला रखो फिर कैलकुलेशन करो, तो करते रहो, सीधा ये याद कर लो। चलो इतना नोट करो। देखिए स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट कहें, उसका हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो अगला जो इसका रिलेटेड आर्टिकल है उसका नाम डालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट। देखिए फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। आपके पास देखो इक्वेशन 2 में क्या लिखा है, mvr इज इक्वल टू nh अपार 2 पाई। देख लो आप लोग पीछे पलट के पढ़ना, ऐसा है कि नहीं। मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, nh बाई 2 पाई। देखो वेलोसिटी चाहिए, m डिवाइड में कर दो, और रेडियस भी डिवाइड में चला गया कि नहीं चला गया, बताओ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसा इसलिए कर रहा हूं जिससे रिलेटेड आपको आसानी से करने में मतलब समझ में बात आ जाए। अब देखो यहां तो तुम्हें कुछ करना नहीं, हाँ रेडियस देखो 1/r है, तो रेडियस कैलकुलेशन अभी पीछे की है तुमने, क्या निकली थी देखो, वो मेन फार्मूला जो निकला था इन टर्म ऑफ n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई mz e स्क्वायर। ये r की वैल्यू है ना, हमें 1/r करना है, तो इसको हम सीधा इन्वर्स करके पुट कर ले, तो ऊपर आ जाएगा पाई mz e स्क्वायर पाई mz e स्क्वायर अपान में क्या आया था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आएगा। आप रेडियस से मैच करा ले, उसको इन्वर्स करके रखें, यही तो था रेडियस में, देख लो आप। अब सुनो, इसको सिंपलीफाई कर लिया गया जो कुछ हो जाए, तो सिंपलीफाई करके देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले तो एक h कैंसिल हो रहा है, देखो एक n कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा मेरे पास, देखो ऊपर देखो न्यूमरेटर में जेड स्क्वायर बचा केवल बाई 2 n h एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये वेलोसिटी का जनरल फार्मूला हो गया। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि मेरा मेन आर्टिकल क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो ऑर्बिट भी फर्स्ट होगी और जेड भी 1 होगा हाइड्रोजन के लिए। देखो तो वेलोसिटी को नाम दे दिया v1। क्या नाम दे दिया मैंने,
V1। अब ये क्या बना हमारे पास, देखो E स्क्वायर बना 2h एप्सिलॉन नॉट बचा। देखो देखो जरा ध्यान दो, फिर प्योर कांस्टेंट आ गए। देखो इन प्योर कांस्टेंट्स को जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू रख के तो 1/137 आएगा। एक सेकंड, इसमें C से डिवाइड और करेंगे तब ये रिजल्ट आएगा। इससे जब V1 बाई C करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो रिजल्ट आएगा 1/137। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये वैल्यू भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज ये V और C का जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी है, इनमें से कुछ 4 वैल्यूज दी जाएंगी आपको। दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। नोट करें यहां तक। देखो अगर हम वेलोसिटी की भी वैल्यू यहां कैलकुलेट करते तो 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आता है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बट इसकी नीड नहीं है, हमें मेन ये कांस्टेंट पता करना V1 बाई C की वैल्यू। तो ये तो बात होगी वेलोसिटी की स्टेबल ऑर्बिट में। अब हम लोग निकालना चाहते हैं इसी स्टेबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और टोटल कितनी होगी। भाई काइनेटिक निकालो, पोटेंशियल निकालो, दोनों का सम कर दो, टोटल निकल आएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने जो रेडियस फाइंड की है ना, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ज्यादातर हम जो वैल्यूज फाइंड करेंगे उनमें इस रेडियस की वैल्यू डायरेक्ट यूज करा करूंगा मैं। इसको एज ए फार्मूला प्रिपेयर कर लो, बाद बाकी आप सॉल्व कर लोगे अपने आप। कैसे, देखो जैसे मैं निकालने वाला हूं एनर्जीज, मैं तीनों एनर्जी निकालूंगा इसलिए मैंने अलग से उसका नाम नहीं लिखा, मैंने कहा एनर्जीज या एनर्जी इन स्टेबल ऑर्बिट। अब हम एनर्जी कैलकुलेशन पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेशन काइनेटिक की होगी। किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या वैसे, हाफ mv स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो वेलोसिटी निकाल चुके हो अभी, वो डायरेक्ट पुट कर सकते हो यहां पर, बट हमने कहा उसको याद नहीं करना है, आपको रेडियस की वैल्यू याद रखनी। हम रेडियस की हेल्प लेके ज्यादातर सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास देखो वेलोसिटी पड़ी हुई है। जाओ बिल्कुल सबसे ऊपर जाओ, इक्वेशन 1 में जो वेलोसिटी बनेगी हम उसको उठा के यहां पुट करने वाले हैं। कहां इक्वेशन 1, देखो जरा, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। यहां से हम लोग वेलोसिटी लाएंगे और वहां उसको यूटिलाइज करेंगे इक्वेशन 1 से। देखो वहां mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर करना है केवल, देखो डायरेक्ट सीधे से यहां से उठा लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, और यहां ये mv स्क्वायर की वैल्यू है हाफ ही, तो और करना है तुम्हें। तो ये जो 4 तो कितना हो जाएगा 8, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई डायरेक्ट देखो, इससे आसान रहेगा तुम्हें करने में। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर। चलो रखते हैं वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1/8 जेड स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर था ना नीचे, मैच करा लो जरा वहां से तुम लोग, तुम्हारे पास तो लिखा है ना, यही तो था वो। बस वहां पर ये लिखा होगा 1/2 नहीं 1/4 जेड स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ठीक है इक्वेशन 1 में। ठीक, अब सुनो, मैंने कहा रेडियस हमें लर्न कर लेनी है हमेशा के लिए, उसको हम यहां पुट कर ले रहे हैं। देखो तो जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है तुम्हारा जो चल रहा है, 1/r चाहिए मुझे, तो जो रेडियस है उसको इनवर्स करके यहां रखो। इनवर्स करोगे तो ऊपर क्या आएगा देखो, पाई एम जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा रेडियस के फॉर्मूले को आप देखो, ये मैंने 1/r की वैल्यू पुट कर दी है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बचने वाला है, 1/8 पाई कैंसिल हो रहा है देखो पहले तो, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो सुनो 1/8 तो अपनी जगह आ गया, जेड देखो 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा, जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ध्यान से देखना
ऊपर बनेगा हमारा क्या, जेड स्क्वायर ई की पावर 4, नीचे क्या बच रहा है देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर देखो, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट, यहां पर उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एम लीव हुआ तो एम रख लो भाई, एम रखो, वो छूटना कुछ नहीं चाहिए। यहां पर एक वैल्यू आएगी रेडबर्ग कांस्टेंट, पहले इतना नोट करो फिर हम रेडबर्ग कांस्टेंट बताते हैं। तो मैं कह रहा था रेडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहा था। देखो यहां पर एक्चुअल में रिजल्ट पहले इसका बना दूंगा, फिर मैं एडजस्ट करना सिखाऊंगा कि रेडबर्ग कांस्टेंट होता कितना है। वैसे आपको या तो उसकी वैल्यू पता हो या फिर इसमें एडजस्ट करना सीखो। इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ध्यान रखना, जेड स्क्वायर आर सी एच बाई एन स्क्वायर बनना है। मेरी बात को सुने प्लीज ध्यान से। जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो क्या बननी चाहिए, जेड स्क्वायर आर सी एच अपान एन स्क्वायर। ये एक टर्म देखो आपने अभी देखा नया आ गया, इसी आर को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट। अब सोचो कि कौन सी वैल्यूज हैं जो मिल करके यहां रेडबर्ग कांस्टेंट बनाएंगे। क्या ऊपर सी और एच है क्या, पहले बताओ। न्यूमरेटर में नहीं है ना, तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा होगा। तो हमने सी और एच से ऊपर मल्टीप्लाई किया, वो यहां पर पड़ा दिख रहा है मुझे। नीचे वाला इसके साथ चला गया आर के साथ। तो देखो जो आर की वैल्यू होती है उसको आप यहां से तैयार करेंगे, एम ई 4 बाई, एक एच से मल्टीप्लाई हो चुका है यहां पर और सी से हो चुका है। तो यहां देखो 8 आएगा, एच क्यूब आएगा, सी आएगा और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखो, अगर इस तरह की वैल्यू यहां को हम मैनेज करके लिख दें आर, तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा। आप सेट करिए इसको। मैंने इससे इसको रिलेट करते हुए आर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आर को आप याद कर लो कि आर होता कितना है। तो आर कितना है, एम ई 4, सॉरी पावर कितनी थी यहां पर, ये 2 लिख दिया धोखे से, ये 4 पावर है। या तो आप इसको प्रिपेयर करें कि जो आर होता है वो कितना होता है, एम ई की पावर 4 8 एच क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। या फिर एक तरीका ये है कि इसको आसानी से याद किया जा सकता है, आर सी एच बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर और रहेगा साथ में। तो हमें इस वाले को इस तरह सेटअप करना है। तो कितनी वैल्यूज यहां से रिमूव करनी है, कितनी बढ़ानी है। तो हमने अपने मन से सोचा कि ऊपर तो सी एच है ही नहीं कहीं, देखो हमें सी एच चाहिए तो हमने सी एच से मल्टीप्लाई किया, सी एच से डिवाइड किया। देखो जरा ध्यान दो, ये वाला सी एच जब यहां आएगा तो एच पे कितना हो जाएगा, क्यूब, और सी और शामिल हो जाएगा। एन स्क्वायर तो मुझे रखना ही रखना है अलग। तो देखो 8 एच क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये नीचे का हिस्सा है, ऊपर m और e की पावर 4, बाद बाकी ऊपर का सी एच वहीं पड़ा रहा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बना। यानी कुल मिलाकर के मैं रेडबर्ग कांस्टेंट डालने से फॉर्मूला आसान बन जाता है, हमें आसानी से तैयार हो जाती है वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये है और दूसरा ये है इस तरह का। तो ये काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन हो गई। CH की भी वैल्यू होती है, मैं बता दूं आपको। जब RCH को सॉल्व करते हैं तो 13.6 आएगा। कितना आएगा वो अभी हम बताएंगे आपको। हाँ 13.6 आएगा, वो हम यहां पर पुट करेंगे। बट अभी हम इसको इसी फॉर्मेट में हम पोटेंशियल और कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। चलो इसको नोट करो, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट को भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्या आएगा, मीटर इनवर्स। ये रेडबर्ग कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कभी इन सबको सॉल्व करोगे तो यहां पहुंचेंगे आप। बट खैर मैंने कहा था अगर हम इसको देखो, R की वैल्यू, C की वैल्यू और H की वैल्यू ये नोन है। देखो R की वैल्यू ये हो गई, C तो आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, H भी आप जानते हो। इन सबको पुट करके अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो बनेगी फाइनली जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आया है वैल्यू। किसके टर्म में है, वो यूनिट लिखी ना, पता लगे तुम उसमें फार्मूले में इसको शामिल कर दो। मतलब कहने का मतलब जब RCH को हम सॉल्व करते हैं वैल्यूज रख के तो हमें मिलती कितनी वैल्यू है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारा क्या बना, जेड स्क्वायर इंटू 13.6 बाई एन स्क्वायर। क्लियर बात। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी जरा समझना। हाइड्रोजन लाइक की बातें हो रही ना, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो गोल गोल ऐसे घूम रहा कि नहीं घूम रहा बताओ। इसकी पोटेंशियल चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस है बीच का, तो ये Q1 था और ये
Q2 था, याद है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R कैलकुलेशन करते थे। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है? Ze, और Q2 कितना है? माइनस ही। जब एनर्जी निकालते हैं, जब वर्क निकालते हैं, जब पोटेंशियल निकालते हैं, तो चार्ज अगर प्लस है तो प्लस में रखते हैं, माइनस है तो माइनस में रखते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर हमने रख दिया माइनस में इसको, और अपान में आर यानी डिस्टेंस या सेपरेशन जो भी कहें। अब सुनिए जरा ध्यान से, तो ये बन के माइनस में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर बाई आर। फिर आर नीचे आ गया डिवाइड में, देखो मैंने आपसे कहा आर को आप लर्न कर लो फार्मूले को, तो उसको बार बार पुट करते रहोगे, वैल्यू निकालते जाओगे आप। तो देखिए रेडियस की जो वैल्यू निकाली थी वही हम यहाँ फिर पुट करेंगे इनवर्स करके। तो जब इनवर्स करते हैं, है ना, तो ऊपर क्या आता है जरा बताओगे मुझे? है पाई एम जेड ई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको जब आप फिर उसी तरह एडजस्ट करो रिडबर्ग कांस्टेंट की तरह, हमें कैसे सेट करना है? देखो यहां 8 नहीं है डिवाइड में, ध्यान से देखो आप, पहले इसको लिख देते माइनस में, देखो जो कैंसिल और पैसे कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल हुआ है और कुछ तो नहीं हुआ है। तो देखो ऊपर क्या बना, एम जेड स्क्वायर ई 4, देखो जरा ध्यान से देखो, बाई 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मुझे इन टर्म ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट चाहिए, वैल्यू किसके फॉर्म में चाहिए? रिडबर्ग के। आर सी एस तो ऊपर नीचे करना ही करना मुझे, तो आर मिलाना तो सी एस मल्टीप्लाई, यहां 8 होना चाहिए, तो 8 नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया 2CH से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो रिडबर्ग कांस्टेंट इसमें आ जाएगा अपने आप। देखो तो ये कितना बन जाएगा जरा देखो, माइनस ट्वाइस ऑफ, देखो जरा ध्यान देना, और RCH, आर के फॉर्म में ला रहा हूं मैं, तो RCH और जेड स्क्वायर बाई क्या बनेगा एन स्क्वायर, क्या बनेगा नीचे डिवाइड में, RCH होता कितना है 13.6। इसको हम लोग टोटल सम भी कर सकते हैं, कुछ लीव तो नहीं हुआ बस ये बस देखो। तो रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ आप पहले काइनेटिक देखें कितनी थी, जेड स्क्वायर RCH बाई एन स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है वही देखो, ट्वाइस ऑफ RCH जेड स्क्वायर बाई, ये डबल है देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डबल है कि नहीं? तो अगर हम देखें टोटल जो एनर्जी निकालोगे तो कितनी आएगी जरा देखो, टोटल एनर्जी को E नाम दे दो, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे कि नहीं करोगे बताओ? पोटेंशियल काइनेटिक में केवल डबल का डिफरेंस है, ये डबल है पोटेंशियल काइनेटिक से, तो ये ट्वाइस है वही वैल्यू, और वो सिंगल है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही सिंगल पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? दोनों को ऐड करो मतलब कुल मिला के, और किसका बचेगा माइनस, तो माइनस RCH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमारा बन रहा है टोटल एनर्जी। और अगर हम RCH को भी सिंप्लीफाई कर लें तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए देखो, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बस E की जगह हमने वर्ड यूज कर दिया N साथ में लगा के। क्यों ऐसा किया? ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अगर N को 1 रखोगे तो फर्स्ट की एनर्जी आएगी देखो, N को 2 रखोगे तो सेकंड की आएगी, इसलिए जानबूझ के यहां पर सफिक्स मैंने एक एडिशनल बढ़ा लिया है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करता हूं। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर एक कंक्लूजन निकाला है कि जो एनर्जी होती है भैया लोगों, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली होती है। यानी जैसे जैसे आप आउटर ऑर्बिट पे जाओगे एनर्जी वैल्यू देखो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब सुनो एक बात और, हम ये लेट कर ले रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो लोअर स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट पे था, और थोड़ी एनर्जी उसको कहीं से मिली होगी, वो हायर स्टेट पे चला गया होगा, वहां कितनी देर रुकता है पता किसी को? 10⁻⁸ सेकेंड। फिर वो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होने को हम बोलते हैं इमिशन ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? तो हम ये लेट कर ले रहे हैं, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन
रिटर्न फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट E2 टू E1। जब E2 से E1 में आएगा, वो निगेटिव साइन भी साथ में था ना, E2 से जब E1 में आएगा तो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का एक फोटोन निकालेगा कि नहीं। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन में बात बताई भी थी मैंने, यानी जो फोटोन की एनर्जी, एमिटेड फोटोन की एनर्जी होगी, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मैं बात करूं जो एमिट हो रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं तो वो होगी E2 माइनस E1 के इक्वल, होगी कि नहीं होगी बताओ। तो फिर हम E2 माइनस E1 कैलकुलेट करे ले रहे हैं। अभी देखो E निकाला है तुमने, ये En है, क्या है। अब ये वैल्यू के साथ लिखो या थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस तरह से लिख लिया जाए। तो देखो पहली ऑर्बिट की बात अगर करें, यहां भी सफिक्स एन डाल लेते हैं। En अगर देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1 से E2 का ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो E2 अगर है तो 2 यहां रखोगे तो N2 बोलेंगे हम इसको, क्या बोल देंगे N2, या 2 का स्क्वायर तो 4 कह देंगे E2, ठीक है। तो देखो हम E2 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले E2 माइनस E1 करना मुझे, तो E2 हमारा क्या बनेगा जरा ध्यान देना, माइनस RCH जेड स्क्वायर, पहले तो ये लिख दो, माइनस RCH जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, मैंने उसका नाम क्या डाल दिया N2, और इसमें माइनस कर दो E1, और माइनस तो साथ में, तो प्लस का E1 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, RCH जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। पहले इतना मैटर समझ लो आप, E2 कोई स्टेट है, कोई दूसरी स्टेट E1 है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, और ट्रांजिट होते समय जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का रेडिएशन या फोटोन बाहर निकलता है, तभी तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है एटम का, बैंड स्पेक्ट्रम। अब सुनो, यहां कुछ कॉमन वगैरह है तो ले लिया जाए, R कॉमन है, C कॉमन है, H कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, E2 माइनस E1। और मैंने कहा ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, यही तो फोटोन की एनर्जी है, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है वैसे पढ़िए, h न्यू, क्या होती है रख दो, इस डिफरेंस को क्या लिख सकते हो h न्यू। बहुत ध्यान से समझना बातें, h तो कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा किसी ने सुना आज तक? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेशन होता है ये, या V इज इक्वल टू एन लैम्डा सुना होगा आपने, n को हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो यहां से अगर न्यू की वैल्यू निकालो तो C बाई लैम्डा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, यहां पुट कर दो, तो ये C बाई लैम्डा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता बताओ। अच्छा अब क्या कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ देखो तुम्हें, तो ये क्या बना 1 बाई लैम्डा R जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना ये यूजफुल है। यहां जो 1 अपान लैम्डा होता है इसको बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं, हियर 1 बाई लैम्डा इज कॉल्ड, अगर कभी कैलकुलेशन करने को आ जाए वेव नंबर तो आप क्या निकालेंगे 1 बाई लैम्डा। अब सुनिए, फॉर हाइड्रोजन जेड कितना होता है 1, तो अब इसको लिख दोगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट। ये फार्मूला है जो बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, नोट कर डालो यहां तक। R क्या है पहले से बताओ, R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैलकुलेशन क्या बताई थी मैंने तुम्हें, 1.09 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। यहां तक नोट करें भाई।